नमस्कार दोस्तों, ऑल टी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच छठी का इतिहास अध्याय 8 लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो कि सीटेट और अन्य किसी भी टैट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय का नाम है आपका खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक जरूर देखें, और इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे प्रोवाइड करवाया है उसे ध्यानपूर्वक जरूर देखें और बार बार देखें, क्योंकि यहीं से प्रश्न आते हैं और कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर को बार बार देखें और इसमें जो प्रश्न बनते हैं उसे आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए तो इस चैप्टर के बारे में जानते हैं कि खुशहाल गांव और समृद्ध शहर क्या है और क्या कहता है। कह रहा है कि लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। स्वाभाविक है, हम भी कई जगह जाते हैं और किसी भी चीज़ का वहाँ पर निर्माण यदि होता रहता है तो हम भी ध्यानपूर्वक उसे देखते हैं। आगे देखते हैं कि लोहा के औजार और खेती के बारे में जानते हैं। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। स्वाभाविक है, लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। ऐसा प्रश्न बनेगा कि लोहे का प्रयोग इस उपमहाद्वीप में कितने सौ साल पहले हुआ, तो आप देख सकते हैं 3000 साल पहले। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। कौन से में? महापाषाण के कब्रों में। इसे आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। स्वाभाविक है, हमने अध्याय 4 में इसके बारे में जाना था। आप उसे दोबारा एक बार देख लीजिए। कह रहा करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। कितने सौ साल पहले? 2500 साल पहले। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। क्या सब शामिल है? कुल्हाड़ियाँ और हलों के फाल। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया है। क्या हो गया है? कृषि का उत्पादन बढ़ गया है। किससे बढ़ा है? तो लोहे के जो फाल बने हैं उससे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये औजार जो कुछ बनाए हुए हैं कृषि कार्य के लिए। देखिए औजारों की सूची में आप इन चित्रों में देख सकते हैं। एक हंसिया है, कुल्हाड़ी और सकड़ी। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। अब ये तीनों चीज़ देख लीजिए। यहाँ पर हंसिया है, ये आपका कुल्हाड़ी है और ये संकड़ी है। तीनों चीज़ मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिख रहा है। आगे है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम और सिंचाई के बारे में हम जानते हैं कि क्या है। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह से सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। क्या बनाए गए? नहरें, कुआं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। आगे देखते हैं। इन चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरें। अब यहाँ पर कह रहा है कि लोग द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। अब इसको इसमें भरना है। राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए था। वे किसान से कर लेते थे
यह सिंचाई से संभव था, राजस्व भी बढ़ा और कृषि का उत्पादन भी बढ़ा। अब यहाँ पर देखिए, राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए थे। चलिए अब इसको आप देख लीजिए ध्यान से, और हो सके तो इसमें आप भर के भी एक बार देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, गांव में कौन रहते थे उसके बारे में जानते हैं कि गांव में कौन रहता था। उप महाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेलल्ला, बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? बेलल्ला। साधारण हलवाहों को उनवार, साधारण हलवाहों को क्या कहा जाता था? तो उनवार। भूमिहीन मजदूर दास, कैडिसियार। भूमिहीन जो होते थे और मजदूर जो होते थे उसे कहा जाता था आपका कैडिसियार और अदमई कहलाते थे। कैडिसियार भी कहलाते थे और अदमई भी कहलाते थे। कौन कहलाते थे? अदमई, भूमिहीन, मजदूर और दास। आगे देखते हैं, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था वो क्या कहलाता था? ग्राम भोजक कहलाता था। ऐसा प्रश्न आया है। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे। यानी कि यह पद आनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सेवक बड़ा भूस्वामी होता था। गांव का बड़ा भूस्वामी कौन होता था? ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी ही बैठाया जाता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। स्वतंत्र कृषक को क्या कहते थे? गृहपति। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, जिनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरे की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। किस किस को? दास को, कर्मकार, दास को, कर्मकार को। आगे है आपका, अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। चलिए आगे है, प्राचीनतम तमिल रचनाएं। क्या है? प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था। किसके सम्मेलन में? मदुरई के कवियों के सम्मेलन में। गांव में रहने वाले के जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। वे किस में पाए जाते हैं? संगम साहित्य में। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नगर क्या कहती हैं? कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व के बारे में जानते हैं। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वे कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था। किसने संकलन किया था? बौद्ध भिक्षुओं ने। यह एक जातक कथा है। क्या है ये? जातक कथा, जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह से धीरे धीरे धनी बन जाता है। आगे हम इनके बारे में पढ़ते हैं। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया और उन माली था से साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया।
युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर के इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुन करके गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजर रहा था। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया और इस तरह से युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भर करके वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर के उन लोगों ने कहा कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की और एक दिन उस व्यापारी ने बताया कल एक घोड़ों का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर के उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास में जाकर कहा कि कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो वे उसने युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसायों की सूची बनाओ। प्रत्येक के लिए यह तय करो कि वे शहर में, गांव में या फिर शहर तथा गांव दोनों में रहते थे। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से वह धनी हो जाता है। इसी की यहाँ पर एक कथा दी गई थी। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं के मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे और इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। ये देखिए, ये दिया हुआ है। इसके बारे में कह रहा है कि सांची की मूर्ति कला कैसी थी। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी हैं या फिर लकड़ी की या पत्थर से। कह रहे इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से। क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनाई है या क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है। इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। दिल्ली में मिला है वैलयकूप। क्या मिला है? वैलयकूप। हड़प्पा की जल विकास व्यवस्था से यह कैसे अलग है, इस बात को भी आप लोग अपने आप में मनन कीजिए। और ये यही वाला मूर्ति कला है जिसे हमने आपको अभी दिखाया है। आगे देखिए, अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे, जैसे कि तुमने पढ़ा। इसमें से कुछ शहर परकोटे से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वैलयकूप मिले हैं। ये वैलयकूप गुसलखाने या नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। किसके लिए वैलयकूप प्रयुक्त होते थे? गुसलखाने, नाली, कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वैलयकूप लोगों के घरों में ही होते थे। वैलयकूप कहाँ पर होते थे? लोगों के घरों में ही होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी का कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में भरूच ढूंढो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णनों को पढ़ो। यह हम देखेंगे 105 में। ये देखिए, ये 7 नंबर मानचित्र है आपका। अब यहां पर जो है उसने क्या ढूंढने के लिए कहा है आपको?
भरूच। अब ये देखिए, अब ये जो रंग दिया गया है इससे आप इसमें ढूंढ सकते हैं, जैसे कि आंतरिक राज्य, बाहरी राज्य और आर्यावर्त। यहां पर देखिए, नगर जो है वो काले रंग के गोले से बना हुआ है। नगर जो है वो आपका काले रंग के गोला है, और दूसरा जो है आपका लाल, वो गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर हैं। तो ये लाल जो है वो देख लीजिए आप, चालुक्य ये रहा, अमरावती, ये महाबलीपुरम, अरिकामेडु, फुहार, पांड्य, मदुरै, ये सब क्या है, गुप्त वंश द्वारा जीते गए हैं। उज्जैन, मथुरा, कन्नौज, पाटलिपुत्र, अजंता। चलिए, इसे आपने ध्यानपूर्वक देख ही लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अगले वीडियो में हम इसके आगे का भाग लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। जब तक आप इसे ध्यानपूर्वक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।